बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अमल से पहचाना जाए, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। मुल्की सूरत हाल की बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए वज़ीर आज़म की काविशें जारी, जबकि IT का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख अरसलान हफीज़ साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। स्काइप पर मौजूद होंगे तजियाकार मोहम्मद ज़मीर असदी साहब। मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरे चीन के बाद जो है वापसी पर। उन्होंने कहा कि चीन ने IMF के साथ जो IMF के साथ जो माहिदा हो रहा है उसकी हमायत का कहा है। चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमेशा ही ये बात करते हैं कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती जो है उसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती। आज जब दौरे चीन था तो आप भी वज़ीर आज़म के हमरा थे, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, सबसे पहले आपको इस्लामाबाद में प्रोग्राम करने पे खुशामदीद कहते हैं। आपका प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल हालात में जो अगर कोई मुल्क मिडिल ईस्ट के बाद अगर कोई हमारे साथ है दीवार की तरह और बिल्कुल खड़ा हुआ है, वो चाइना है। और 4 जून को जब प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ जब उन्होंने चाइना विज़िट किया तो मैं भी वहीं पे था। शेंजिंग पे उन्होंने हमारा बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया और वहाँ पे पूरे चाइना के जितने भी आपके स्टेट ओन कंपनीज़ के जितने भी वहाँ पे MD चेयरमैन जितने भी थे, सबको वहाँ पे बुलाया और शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छी स्पीच की। और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि बिज़नेस की, और वो चाइना की पूरी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में जिस तरह साबका अदवार में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस तरह मेहनत करके जो हमारा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ था 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग में, मैं कहता हूं कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म करने में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मेहनत तो थी, लेकिन उसमें चाइना ने हमारा बड़ा साथ दिया। तो इसी चीज़ के लिए चाइना के लिए हमारा साथ होना और मिलजुल कर चलना, ये पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। तो इसी बिना पे हमारे PM साहब ने विज़िट किया। वहाँ पे कंपनीज़ के तमाम लोगों को उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान में आएँ और काम करें, उनका भरपूर साथ होगा। थोड़ा उनका कंसर्न बिल्कुल था सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान के जो हालात है, आपके बेशाम पे जो अटैक हुआ, वहाँ पे चाइनीज़ स्टेट ओन कंपनी के जो इंजीनियर जहाँ पे वहाँ पे इनका कैजुअलिटी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बड़ा क्लियर कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली और उन्होंने कहा कि मैं उमर भाई इसी जा रहा हूँ कि उस पे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे कैटेगोरिकली एक स्टांस लिया कि चाइना के साथ जो फ़र्द आएगा वहाँ पे उनको सिक्योरिटी भी मुहैया की जाएगी। एयरपोर्ट से जब वो आते हैं हमारे पाकिस्तान में लैंड करते हैं, बाकायदा उनको सिक्योरिटी दी जाती। यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ पे FC दी जाती है। और चाइना को अभी उनको सिक्योरिटी जो कंसर्न था काफ़ी हद तक माशाल्लाह दूर हो गया है। और अब इत्तेफाक से जो अब हमारे लास्ट वीक औरंगज़ेब साहब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने विज़िट किया और इनका विज़िट अपनी टीम के साथ ये गए थे। माशाल्लाह बड़ा कामयाब विज़िट रहा। IMF की शराइत जो थी उस पर डिस्कशन की, तो उस पर चाइना ने बिल्कुल कहा है कि आप IMF की जो शराइत मामलात है इस पर आप चलाएँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगस्त में IMF का प्रोग्राम आ रहा है अभी, इसके बाद इंशाल्लाह बैठ के आप देखेंगे कि वक्ती हालात बहुत टाइट है, हमें नज़र आ रहे हैं। अवाम को उस तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई है, लेकिन ये महंगाई क्यों है ये भी सोचना चाहिए, इसकी क्या बुनियादी वजह। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे आप देखेंगे कि ये हमें शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। सर मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, आपने भी शेख साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। चीन ने हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि चीन ने यह भी कहा है कि हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो है वो प्रोग्राम, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बड़े कंसर्न है और उनका फोकस भी यही है कि मईशत को बेहतर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम, चीनी क़यादत ने इनको चीन में बड़ा ज़बरदस्त इनका रिसेप्शन किया गया और उसकी बुनियादी वजह है, और वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ये वही टीम है जिन्होंने 2013, 14 और 15 के उन सालों में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि
प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है चीन के, जब ये लॉन्च हो रहा था कि उनका एक ड्रीम एक इनिशिएटिव है, उनका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया और सी पैक को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो डिक्लेयर करवाया। तो ये सारा क्रेडिट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को जाता है। और चीन में अब भी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विजिट किया, और उसके बाद मैं भी अभी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ, जो चीनी बिजनेस कम्युनिटी है और चीनी ऑफिशियल जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों, एहसन इकबाल हों, अभी मरियम नवाज साहिबा या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब रहे, तो इनकी मकबूलियत की ये वजह और इनको अप्रिशिएट करने की हमेशा पाकिस्तान में ये बहस रहती है कि इनको क्यों अप्रिशिएट इतना ज़्यादा किया जाता है। इसकी वजह ये है कि पाक चीन ताल्लुकात का जो हमेशा से फ़रोग़ रहा है, आल्दो उसमें हर हुकूमत ने अपना बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ख़ास तौर पर जो पाक चीन ताल्लुकात को जो नई जहत मिली चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के बाद, उस सी पैक को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लॉन्च किया। और 10 साल का जो हम सफ़र देखते हैं, वो सफ़र बड़ा शानदार रहा। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो 10वीं एनिवर्सरी बीजिंग में जो मनाई गई, प्रेसिडेंट शी ने जब होस्ट किया, तो हम उस वक्त भी लकीली वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ थी 10 सालों में, उसको बड़ा ज़बरदस्त रहा गया। 26 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, 17 अरब डॉलर का जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ, 2 अरब डॉलर से ज़ायद का टैक्स कलेक्शन हुई, तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद बराह रास्त रोज़गार के मौके। और अब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंजन से जब दौरे का आगाज़ किया, तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीनी क़यादत की जानिब से ये सजेस्ट किया गया कि जब पाकिस्तान जो है एक तरफ अपनी अब डिजिटलाइजेशन का फ़रोग़ चाहता है और हर शोबे को डिजिटलाइज करना चाहता है, ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहता है, तो आपको शंजन ज़रूर विज़िट करना चाहिए। शंजन एक ऐसा सिटी है जिसका जीडीपी इस वक्त तकरीबन 500 अरब डॉलर सालाना से ज़्यादा है। और इसकी हिस्ट्री जो है शंजन की, अगर हम स्टडी करें, इसकी हिस्ट्री बिल्कुल गवादर से रिलेट करती है। गवादर भी बिल्कुल इसी तरह एक फिशिंग टाउन है, तो शंजन भी तकरीबन 45 साल पहले जब चीन में रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग ऑफ पॉलिसीज का आगाज हुआ, तो एक फिशिंग टाउन था। लेकिन क़यादत की और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के बायस हमने देखा कि शंजन जो है इस वक्त न सिर्फ चीन का बल्कि दुनिया भर का एक आईटी का और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक हब बन चुका है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने डेलीगेशन के जब साथ वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने देखा कि जनाब अगर शंजन इस तरीके से अपनी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ सकता है, तो पाकिस्तान भी उन्हीं पॉलिसियों को अडॉप्ट करते हुए आगे जा सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जैसे सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स का जिक्र किया, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब शंजन में तकरीर करते हुए अब सिक्योरिटी के हवाले से जब बात की, तो यकीनन मैं आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसे चीनी इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हमारी चीन में मुलाकात हुई है अभी गुज़िश्ता महीने। उनका ये बताना था कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बात कर रहे थे पाकिस्तान के, तो ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। उनका ये जुमला वहाँ बहुत मशहूर हुआ कि मैं अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन चीनी जो इंजीनियर्स हैं, जो चीनी लोग हैं, जो चीन को, अपनी फैमिलीज को छोड़कर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए कि चीनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंकरेज्ड हैं, एक्साइटेड हैं, और वो एक बार फिर से सी पैक फेज़ 2 के तहत पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। और यहाँ उन इंडस्ट्रीज़ में भी जिन इंडस्ट्रीज़ को अब सी पैक फेज़ 2 के तहत प्रायोरिटाइज़ किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से, उन ममालिक के और उन शोबों में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा जो कारोबारी तबका है, ख़ासतौर पर हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं, जो हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं, हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, अब इनकी तरफ से करना ये है, जी करना इनकी तरफ से ये है कि अब हमें उन शोबों को देखना है। चीन में अभी अब जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का तीसरा कुल रुकनी इजलास हुआ, जो कि 5 साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है। अभी इसी महीने वो मुनक़द हुआ 3 रोज़ का, जिसमें चीन ने अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से 3 रोज़ा इजलास में अपनी तकरीबन 300 से ज़ायद नई पॉलिसीज़ को जो है अडॉप्ट करने के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय वहाँ पाया गया है। तो अब करना ये है कि चीन को हमें देखना है कि चीन अब किन शोबों में फ्यूचर में जो है वो सरमायाकारी करने जा रहा है। उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र भी किया, न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया भर में। और उन शोबों को हमें यहाँ प्रायोरिटाइज करते हुए उन शोबों को के हवाले से मैच्योर बिजनेस प्लान्स जो हैं वो चीनी गवर्नमेंट के साथ, चीनी इन्वेस्टर्स के साथ, वहाँ की म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ टेबल करने हैं और उनके लिए इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करना है। चीनी गवर्नमेंट्स हों, चीनी प्राइवेट इदारे हों या चीनी इन्वेस्टर्स हों, यकीन मानिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बात सिर्फ यह है कि वहाँ की मार्केट को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं और कैसे इंटीग्रेट होते हैं चीनी सोसाइटी के साथ, जो कि वो सोसाइटी जो कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी
एक इंपोर्ट मार्केट है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन चीन की। अगर आप उनकी सिर्फ फूड का जो स्टफ है, अगर आप उस फूड के हवाले से अगर आप देखें कि आप कौन से ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उनका जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है कस्टम्स का, उसको आप मीट करते हुए, यकीन मानिए कि अगर आप एक सिर्फ प्याज पर या एक टमाटर पर चीनी जो ट्रेडर्स हैं वो हमें बताते हैं कि फोकस करें, और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की अगर आप नीड्स को कैटर करें, तो यकीन मानिए शायद किसी और चीज़ को चीन में हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, और इसी से हम कसीर ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको चीन में होने वाली जो बिजनेस एग्जीबिशंस हैं, खासतौर पर अभी चीन साउथ एशिया एक्सपो 2 दिन पहले उसका इख्तिताम हुआ, और वहाँ पर 112 मिलियन डॉलर्स के जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान का आल्दो डेलीगेशन जो था बिजनेस का वो छोटा था, लेकिन दूसरे साउथ एशियन ममालिक से डेलीगेशन बहुत बड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चीन में होने वाली ये जो बिजनेस एग्जीबिशन है, खासतौर पर चीन साउथ एशिया एक्सपो जो अभी हुई है 2 दिन पहले, जिसका खात्मा हुआ, उनको हमें बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। शेख अरसलान हफीज़ साहब, जिस तरह भी बड़ा ज़मीर साहब ने ज़बरदस्त तज्जिया दिया, और बिल्कुल बात तो दुरुस्त है। एक तो तरफ तो चीन पाकिस्तान के साथ बड़ा मुखलिस भी है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमेशा ही पाकिस्तान का साथ देता है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि मईशत इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, इसी के पेश नज़र मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, और चीन को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि आप करें, हम यहाँ पर आपको हर तरह की जो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए, ज़मीर साहब का बड़ा अच्छा तजिया था और मैं इस पर बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। आप ये देखें ना कि एक पेन भी है हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं अभी जो हालात हैं, जब इतनी बड़ी वसी मार्केट है और हमारे अभी 24 करोड़ आवाम है, तो वज़ीर आज़म साहब का इनिशिएटिव बिल्कुल ठीक है कि हमें चीन की तरफ फोकस रख के हमें G2G, P2P दोनों तरफ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, दोनों तरफ से हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। और बहुत सारे अभी चाइना के, मैं भी जब वहाँ पे था तो बहुत सारे वहाँ पे कंपनीज के जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो जेवी भी करना चाहते हैं, ठीक हमारे साथ जेवी भी इन्वेस्टमेंट के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। शेख साहब, गवर्नमेंट को आए को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, और हम अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स देखें, एक तरफ चीन का जब उन्होंने दौरा किया, यूएई का दौरा किया, सऊदी अरब का उनका दौरा बड़ा सक्सेसफुल रहा, जो दीगर ममालिक हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। और एक बात जो शहबाज शरीफ साहब अक्सर कहते थे कि कशकोल तोड़ना है, मुल्क में कर्जे नहीं मांगे जा रहे, इन्वेस्टमेंट को जो है वो फ़रोग दिया जा रहा है। सर, आपने साबित किया, आपने कशकोल तोड़ा। 2013 में जब आप आए, 2016 में कशकोल IMF से आपने खैर बिल्कुल IMF से जितने भी थे आपने उसके कर्जे वापस कर दिए, कशकोल तोड़ दिया था आपके मुल्क के। हमारे उस टाइम मुल्क के इतने अच्छे हालात थे। आज यही वजह है कि कुछ लोग बैरूनी मुल्क के यही बानी PTI को इस्तेमाल करके मुल्क को अनस्टेबल करना चाहते हैं, और यही हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर आज हमारी आवाम ये सोचें कि अभी आए हुए 3-4 माह भी नहीं हुए, अगर ये हुकूमत ने 3-4 माह के अंदर एक स्टॉक को एक रिकॉर्ड सतह में इतना स्टॉक एक्सचेंज गई है, आपके रेवेन्यू में बेहतरी आ रही है, तो ये एक बड़े स्टार्ट एक आपका एक सही ट्रैक पे मुल्क चल रहा है। आप राइट ट्रैक में मुल्क चलते हुए आप इसको डिस्टेबलाइज करके क्या चाहते हैं? ये मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खाली एक वक्त था जब ये 2013 में जब लगे थे तो इनका नाम पंजाब स्पीड से अब ये पाकिस्तान स्पीड के नाम से ये खिताब भी चाइना ने दिया था, शहबाज स्पीड का खिताब, ये खिताब उन्होंने दिया था। मैं चाइना में जब शहबाज साहब के साथ था विजिट में, उनके 18-18, 20-20 प्रोग्राम में चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद हैरान हो गई थी कि एक दिन में 18-18, 20-20 प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर शेंजिंग से, जिसे इन्होंने कहा आपको ज़मीर भाई ने, कि वाकई शेंजिंग एक बिजनेस का हब है, इंटरनेशनली हब है। शेंजिंग एक चाइना के पहले दूसरे सिटी में आता है, बड़े शहरों में, और उसके साथ ग्वांगजू है जो मुल्क का 1-1.5 घंटे की ड्राइव में है। सारे बिजनेसमैन वहाँ पे पूरी दुनिया के जाते हैं। अगर शहबाज साहब वहाँ से जब अपने विजिट उन्होंने बीजिंग गए, वहाँ पे उन्होंने आके TBC के चेयरमैन को मिले, उन्होंने सिदका के चेयरमैन को मिले, उन्होंने शहबाज साहब फिर प्राइम मिनिस्टर को मिले, लेकिन उसके बाद आप देखें कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए शियान गए। ठीक, चाइना ने उनको जो टॉप की जो एग्रीकल्चर की जो उनकी कंपनीज थे, जो उनके बेस थे, उनका विजिट कराया। उसमें आप देख सकते हैं यांगलिंग में गए, लोंगी में गए, ये चाइना की टॉप की जो
एग्रीकल्चर की और फिर बेस है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कहा Exactly. कि फौरी तौर पे जो है वो वहाँ पर बिल्कुल आप- जो है स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करेंगे, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भेजने का बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को एक ये शहबाज साहब को कहा कि आप अपने स्टूडेंट को आप हमारी तरफ स्कॉलरशिप के ज़रिए स्कॉलरशिप्स के ज़रिए पाकिस्तान के स्टूडेंट को वहाँ भेजेंगे। और ये इससे अच्छी क्या बात होगी कि जो हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ज़रिए आप यहाँ पे जो करोड़ों रुपए लगा के लंदन और बाहर पढ़ते हैं तो ये चाइना पे मुफ्त जाएं, और ऊपर से चाइना उनको हर महीने रिहाइश प्लस खाने के पैसे भी 2000 यान देते हैं। ठीक ठीक 2000 यान तकरीबन पाकिस्तानी 80-90 हज़ार पड़ जाता है, ये वो भी आपको चाइना गवर्नमेंट देती है कि भाई आप पढ़ें, ठीक, आप यहाँ पे सीखें कुछ, उसका फ्यूचर भी है और फ्यूचर भी है। तो ये इससे आप ये हमारी अवाम को सोचना चाहिए, इससे बढ़कर क्या चीज़ होगी कि जब चाइना आपके साथ बड़े भाइयों वाला किरदार अदा कर रहा है। तो वहाँ पे शहबाज साहब का विजिट बड़ा माशाल्लाह कामयाब रहा और उसके सम्राट आने शुरू हो गए हैं और चाइनीज़ कंपनी जिनसे पाकिस्तान आ रही है, शेंजिंग में जिनसे मुज़ाकरात बातचीत हुई थी, वो कंपनी अब डे बाई डे लॉन्च हो गई है, आ रही है। ऑब्वियसली जब आप कोई विजिट करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट विजिट करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, एमओयू साइन हुए होते हैं या कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर वो विजिट करते हैं पाकिस्तान को और फिर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ना पाकिस्तान में। डेफिनेटली, और पाकिस्तान में शहबाज साहब ने उनको वाज़े तौर पे कहा आईटी में हमारा बड़ा स्कोप है। हम जब ये शेंजिंग में गए, वहाँ हवावे के हेडक्वार्टर में गए तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह सेफ सिटी में हवावे आपको पता है लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आईटी के हवाले से भी हमारे नौजवान जो केपी में बेशतर जो बानिए पीटीआई के कहने पे जो प्रोपेगेंडा और ये टिकटॉक ये मुहिम चला रहे थे, उनको कंस्ट्रक्टिव रोल दिया जा रहा है कि आप इधर आईटी के हवाले से घर बैठ के आप कमाई करें, उस पे भी फ्रीलांसिंग का काम करेंगे, दीगर काम ये बड़े शुरू होने लगे हैं अब ये काम इंशाल्लाह ताला। माइंस में हमारा मुल्क फर्टाइल है, आपको पता है कॉपर, गोल्ड माइन, कोल माइन सारी हमारे हैं, इस पे चाइनीज आ गए हैं, वो काम करना चाह रहे हैं। तो ये हमें और फिर जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, वो प्लेटफॉर्म भी एक ऐसा है कि जिसके जरिए बड़े पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ही बेहतरीन मुल्क है। सर डेफिनेटली SIFC में आपको पता है कि ये किस लिए बनी, इसकी बुनियादी वजह ये शहबाज साहब ने बनाने की कि लोगों को जो बाहर से बैरूनी मुल्क के इन्वेस्टर हैं उनको जगह जगह तकलीफ ना हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट में आके किसी सेक्रेटरी के पास फाइल फंस जाती, कभी किसी, उन्होंने जिस तरह वन विंडो ऑपरेशन होता है इसी तरह SIFC में वन डे ऑपरेशन का कर दिया कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसी टाइम आएंगे, तमाम महकमे के उहदेदार आपके पास होंगे, उसमें एग्रीकल्चर को भी रखा, माइंस को भी रखा, फिर आईटी को सब चीजें रखी हैं। तो ये अब अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अपना खैर करें और शहबाज साहब को हिम्मत दे, जिस तरह वो दिन रात एक बीमारी की हालत में भी मेहनत कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि इस एग्जिस्टिंग लॉर्ड में शहबाज शरीफ से बेहतर इस टाइम कोई लीडरशिप नहीं जो मुल्क को चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक। और शहबाज शरीफ साहब डूअर के तौर पर जाने भी जाते हैं कि जिस काम की वो ठान लेते हैं तो वो फिर करके भी दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक। ज़मीर असदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ज़मीर साहब, आईटी का शोबा जो है वो हमेशा ही जो हुकूमत की है वो अवलीन तरजीह रही है। इस हवाले से अगर देखें तो आईटी बरामदात में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा भी बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम कर रही है और फोकस नज़र आ रहा है कि आईटी को फ़रोग देना है। हमें अब डिजिटलाइजेशन पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा। और अपने मिनिस्टर साहबा का आपने जिक्र किया, शिजा फातिमा का, तो यकीनन ये अभी चीन से होके आई हैं और वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जिसमें इनको भी बड़ी पजीराई मिली कि जो इस वक्त ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरीम नवाज साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने भी वहाँ जैसे शेख साहब ने जिक्र किया कि हुआवे के हेड ऑफिस का जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑफर किया बल्कि कि पाकिस्तान के हर साल 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डाटा हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन चीज़ों पे जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेन कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ जो है ना, लोग शायद इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है कि 2 लाख लोगों को आपने हर साल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर देना है, खानदान हो जाएंगे सर। फ्यूचर जो है वो अब आईटी से रिलेटेड है, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है। तो आप ये देखें कि चीन जो है वो किस कदर पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है कि आने वाले जो साल है 5, 10 या 20 साल, 1 दिहाई या 2 दिहाई की अगर आप बात करें, तो वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी हेल्प है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में तमाम शोबों में कितना बेहतर किरदार अदा कर रहे होंगे और इसका क्रेडिट भी चीन को जाएगा। जैसे CPEC के तहत इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट हुई, जैसे पहले भी हमने बात की, तकरीबन $26 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी
जो पहले उसमें मरहले में हुई, इसी तरह आप समझ लें कि ये पूरा एक डिजिटलाइजेशन कॉरिडोर बनने जा रहा है। ये सिर्फ ये इससे सिंपल नहीं है कि ये 2 लाख स्टूडेंट्स, ये पूरा एक डिजिटलाइजेशन कॉरिडोर है जिसके तहत पाकिस्तान का पूरा एक डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा जो है वो पंजाब में इंटरनेट सिटीज जो है वो बनाने जा रही बिल्कुल, हैं। 5 IT उसमें सिटीज का हवावे का बड़ा मरीम रोल है। नवाज हवावे साहिबा के ने कहा। जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जो नुमाइंदा है वो अभी जी वो अभी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। हवावे के जो डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने भी अपनी मुकम्मल जो है वो सपोर्ट ऑफर की है कि हम हर तरह की सपोर्ट जो है वो हमारी मौजूद है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है उनको हम ट्रेन कर सकें और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तानी इकोनॉमी में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। और मैं अभी एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, शेख साहब जो है वो इससे बखूबी वाकिफ होंगे। नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त के तकरीबन 27 अगस्त को चीन का एक सूबा है गुइचो के नाम से, वहां पे बिग डाटा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें जी मैं भी शिरकत के लिए जा रहा हूँ, मुझे भी इनविटेशन है उसकी। तो उसको भी अटेंड करें क्योंकि पूरा चीन की जो गुज़िश्ता सालों में जितनी कामयाबियां हैं डिजिटलाइजेशन के हवाले से, और अब चीन अपने पार्टनर कंट्रीज को खास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत क्या ऑफर करने जा रहा है। और पार्टनर कंट्रीज, अब ये डिपेंड करता है कि चीन के पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो अपने जो मंसूबा जाते हैं उनको कैसे लेके जाते हैं और कैसे उन पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान यकीनन उसमें मौजूद होगा, शिरकत करेगा। उसको जो है वहाँ पे पूरे चीन से जितनी भी बिग डाटा के बड़े माइंड्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं एआई के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, वो वहाँ मौजूद होंगे, उनसे इंटरेक्ट करें। और पाकिस्तान के लिए जो है वो यकीनन अब बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरा बात ये है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे मुफाहमती याददाश्तें जो दस्तखत की, जिन पर दस्तखत हुए, उसके बाद जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो अभी तक पाकिस्तान में उस तरीके से डिस्कस नहीं हुआ जो पाकिस्तान और चीन के माबैन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकात के बाद और जो इस दौरे के बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो जो साइन हुआ और जो रिलीज हुआ, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। वो हमें बताता है कि पाक चीन ताल्लुकात तारीखी तौर पर किस तरह फरोग पाए और इनका फ्यूचर क्या है, ये हाल में कैसे जा रहे हैं। आपको याद आपके इल्म में होगा कि हाल ही में एक वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक स्टोरी की गई जिसमें ये कहा गया है, क्लेम किया गया, सो कॉल्ड एक क्लेम है कि पाक चीन ताल्लुकात जो हैं उनको डिग्रेड शायद किया जा रहा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना कभी पाकिस्तान को विजिट किया, ना कभी चीन को विजिट किया, ना दोनों ममालिक की फॉरेन पॉलिसी को एक दूसरे की प्रायोरिटी के हवाले से जानते हैं। सिर्फ ऐसी स्टोरीज जो है वो आ रही हैं। वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमें बताता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इस दौरे चीन के दौरान जो इस वक्त प्रोटोकॉल वहां पे मिला है, प्रेसिडेंट शी ने जिस तरीके से इनवाइट किया, वहां पे ज़ियाफत का एहतमाम किया चीनी प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, इतना वो इन्फ्लुएंशियल हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने वो उनकी अलहदा मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, ये जो कुछ ममालिक लगे रहते हैं, कुछ थिंक टैंक्स और वेस्टर्न सो कॉल्ड के जनाब, इनको किसी तरीके से हम शुकूक व शुबहात का जो है वो शिकार बनाए, तो मेरा ख्याल है कि इस दौरे से और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन से ये बात साबित होती है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर तरीके से फरोग पा रहे हैं। और सी पैक की अपग्रेडेशन के हवाले से जो उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वर्ड्स मौजूद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सिग्निफिकेंट है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया दूसरी मरतबा बतौर वज़ीर आज़म का, उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी कि हम पाकिस्तान के साथ सी पैक के अपग्रेडेड वर्जन पे काम करने के लिए तैयार हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि चीनी गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है पाकिस्तान के साथ, के वो पहला मरहला जो कि शायद जिसको अगर आप एक लम्हे के लिए मान लें कि वो अपग्रेड वर्जन नहीं था, एक उस पहले मरहले में 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, तो अब अपग्रेडेड वर्जन में कितने अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट इनहांस होने जा रही है। सही। और कितनी बड़ी मजीद कंपनियां चीन की जो है वो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में वो जो है वो इन्वेस्ट करने जा रही है। आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, ओवरनाइट इसके जो है ना वो टाइम नहीं होते दोनों की, इसको टाइम लगता है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो चीनी कंपनी है वो चीनी क़यादत है और चीनी वो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक के हवाले से खासतौर पर उस पर बड़ी मुतमईन है। और वो बड़े खुश हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो एक बुनियादी असास है काम करने के हवाले से पूरी दुनिया में, इसको बखूबी जानते हैं। और इन्होंने बड़ा क्लोजली जब ये लॉन्च हो रहा था प्रोजेक्ट इसको देखा है और उन बेसिक वर्क प्रिंसिपल्स और एथिक्स के तहत इसको लॉन्च किया है। और अब उम्मीद की जा सकती है कि जो सी पैक का फेज 2 है उसके तहत पाकिस्तान में अब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक स्टडी भी है कि जनाब ये जो अब नए मफाहमती याददाश्तें जो जिन पर दस्तखत किए गए, उसके बाद पाकिस्तान में अब इनिशियली सी पैक फेज 2 के तहत तकरीबन 12 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके जो है वो क्रिएट होने जा रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हमें
बतौर मीडिया भी, और जो यूनिवर्सिटीज हैं खास तौर पे मैं ये कहूंगा, बार बार मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जी। यूनिवर्सिटीज को इस जॉइंट डिक्लेरेशन पे बड़ी नजर रखनी चाहिए। सही। क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि इनमें वो शोबे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के हवाले से। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जी। हमारी मीशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सही। बड़ा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है पाकिस्तान में। आप देख लें कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, सही। और आप बिल्कुल। यकीन मानिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चरल की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से पाकिस्तान में आ रही है। ठीक हो गया। बिल्कुल। इन यूनिवर्सिटीज को चाहिए ये कि ये इन सब्जेक्ट्स को जी। प्रायोरिटाइज करें, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि भाई आप इन सब्जेक्ट्स में इनरोल हों, क्योंकि आने वाले सालों में जी। लाखों रोजगार के मौके बिल्कुल CPAC ठीक, phase 2 बिल्कुल के वाकई तहत आने लाखों वाले हैं। रोजगार के जो मौके, बिल्कुल आप स्टूडेंट्स बात दुरुस्त कह रहे हैं। और शेख अरसलान हफीज़ साहब, बात तो दुरुस्त है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस चीज़ का इदराक प्राइम मिनिस्टर साहब को भी है, और इसी वजह से क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है, दुनिया जो है वो उनको फॉलो कर रही होती है, तो हमारे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा हमसाया मुल्क भी है, दोस्त भी है और मदद भी करना चाह रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हमें ये भी आप देखें कि जब भी मुश्किल आई इस पाकिस्तान में तो चीन ने हमारा साथ दिया। जी। जब भी कोई क्राइसिस आया कहाँ पे भी चाइना हमारे साथ शहबाज खड़ा साहब रहा। कहते थे ना कि हमालिया से बुलंद और शहद से मीठी। जी जी, हमारिया से बुलंद और शहर से मीठी। और बल्कि उनके फिर नए सदर ली केनशियान ने बताया कि ये हमारे आयरन ब्रदर हैं। जी ठीक। तो बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, चाइना हमारा भाई है और हम चाइना ने हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अरसलान हफीज़ साहब और मोहम्मद ज़मीर साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, ये सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ है। वक्त ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर आसिफ जा वफाकी टैक्स मोहतसिब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिफ जा वफाकी टैक्स मोहतसिब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा काम कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स पेयर्स को टैक्स की अदायगी के दौरान जो मुश्किलात पेश आती हैं उनको रोकने के, उन मुश्किलात के अजाले के लिए और उनकी शिकायत को दूर करने के लिए वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा कायम, इसका क़याम अमल में आया सन 2000 में। ठीक। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग वफाकी टैक्स मोहतसिब लगे। मैं छठा वफाकी टैक्स मोहतसिब हूँ, और मगर मेरा तुरा इम्तियाज़ ये है कि मेरा ताल्लुक टैक्स सर्विस से ही है। ठीक। इससे पहले दूसरी सर्विसेज के लोग आते रहे, मगर मुझे जो 3 साल कबल लगाया गया वफाकी टैक्स मोहतसिब, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कस्टम में जी जी, कस्टम में आप एक क्लिनिक, आई वाज चीफ कलेक्टर कस्टम्स। जी। तो बुनियादी तौर पर टैक्स पेयर्स को टैक्स की अदायगी में जो मुश्किलात पेश आती हैं, उन्हें कोई किसी ने अननेसेसरी कोई तंग कर रहा है, अननेसेसरी नोटिस दे रहा है, गलत असेसमेंट हो गई है, या फिर उनके केसेस की उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। मेल एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि टैक्स की अदायगी में मतलब मुख्तलिफ टैक्स पेयर को जो मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तान में 3.5 मिलियन के करीब टैक्स पेयर्स हैं, और टैक्स पेयर अपने उनका रिफंड रुका हुआ है। सबसे बड़ी बात ये IRS से रिलेटेड, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, हम जो है ना फेडरल टैक्सेस जो हैं, यानी FBR के जो कस्टम्स FBR के अंडर जो टैक्स होते हैं उनके हम करते हैं, उनके केसेस लेते हैं। उसमें कस्टम के केसेस भी हैं, इनकम टैक्स के केसेस भी हैं, सेल्स टैक्स के केसेस भी हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के केसेस भी हैं, और लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं। और पाकिस्तान के लीगल फॉरम में से FTO वफाकी टैक्स मोहतसिब ऐसा लीगल फॉर्म है जहां कम से कम वक्त में केसों का फ़ैसला होता है। हम ज़्यादातर केसेस का फ़ैसला 30 दिनों में करते हैं, मगर हम 1 महीने में हमने इसको 1 महीने तक ले आए हैं। और बाज़ केसेस में तो हम फौरी फ़ैसला कर देते हैं, फौरी बात करके इनफॉर्मल रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आजकल बहुत चर्चा है। लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल फ़ौरन सुने जाएं, उनकी फ़ौरन सुनवाई हो और फौरी तौर पे हल हो। हमारे यहाँ ये है कि जो ही आपने टैक्स कंप्लेंट फ़ाइल की है उसके बाद आपकी 1 या 2 हेयरिंग होंगी और उसके बाद हम फैसला देते हैं।
और फैसले को फिर हम इम्प्लीमेंट भी FBR से करवाते हैं। ठीक। ये नहीं कि फैसला दे और FTO के फैसले के खिलाफ सिर्फ सदर पाकिस्तान को अपील की जा सकती है। ठीक। और पिछले साल 2023 में देखा जाए तो तकरीबन 500 के करीब मेरे जो हमने 8,500 के करीब केसों का फैसला किया। ये कितनी कंप्लेंट्स आपको कितने रजिस्टर्ड हुई थी? जी जिसमें 8,500 हमारे पास 2023 में हमारे पास 8,500 के करीब कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई ठीक। और उनमें से हमने तकरीबन 8,400 का फैसला किया और ज़्यादातर केसेस में हमने फेवर दिया। रिलीफ ओरिएंटेड अदारा है, यानी जो शिकायत कुनंदा जो शिकायत कुनंदगान को हमने रिलीफ दिया, उनके मसाइल को हल किया और FBR को पाबंद किया कि इस मसले का हल फौरी तौर पे निकाला जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। लोगों के रिफ़ंड के केसेस जो हैं वो हमारे पास आए, बहुत ज़्यादा केसेस। हमने 17.8 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 18 बिलियन के रिफ़ंड जो लोगों के रुके हुए थे, बाज़ 2-2 साल से पड़े हुए थे, बाज़ काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे और FBR वाले उनको कर नहीं रहे थे, तो हमने उनको डायरेक्ट किया कि ये मसला हल करें। और फिर हमने बहुत सारे केसेस में इनफॉर्मल रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है कि मैक्सिमम रिजॉल्व होने तो की? है कि 60 दिनों के अंदर हमें फैसला करना होता है 2 महीने मैक्सिमम, में। मगर हमने इसको लेके 1 महीने तक ले आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो एवरेज टाइमलाइन है वो 38 डेज़ है। ठीक। पिछले साल 2023 तक 8,500 के करीब केस रजिस्टर हुए, मगर आपको ये जान के खुशी होगी कि इस साल अभी 7वां महीना के भी 2 दिन बाकी हैं, हमारे 6,500 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और 6,500 में से तकरीबन हमने 5,500 का फैसला भी कर दिया। 1,000 पेंडिंग है। 1,000 पेंडिंग नहीं है, 6,500 जो है वो रजिस्टर हुए हैं और तकरीबन 1,000 के करीब पेंडिंग वो चल रहे हैं। ठीक है, वो भी आप रिजॉल्व कर रहे हैं। वो भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं और डेली बुनियाद पे मैं अपनी परफॉर्मेंस अपने एडवाइजर्स की चेक करता हूं और डेली जो ही और FTO फोरम से वफाकी टैक्स महोत्सव से रब्ता करना बहुत आसान है। ठीक। आप ये आम शख्स किस तरह आप तक जी अप्रोच कर आप सकते हैं? हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं। एक तो मेन ऑफिस जो हमारा इस्लामाबाद में है। ठीक है। छोटे शहरों में जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी हैं। बाकी छोटे शहरों में सरगोदा, सियालकोट, सक्खर, हैदराबाद, मियांवाली और गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, एबटाबाद, वहाँ भी हमारे ऑफिसेज हैं। आप हमारे ऑफिस से रब्ता करके एक सिंपल दरख्वास्त देख सकते हैं और ऑनलाइन हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई करना चाहें। हेल्पलाइन नंबर है कोई? जी हेल्पलाइन नंबर भी है, तो वो उस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और फिर हमने माशाल्लाह अपने फैसलों से इज्तमाही तौर पे बहुत फ़ायदा पहुँचाया और अब पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों की तनख्वाह जो टैक्स एम्बिट में नहीं आते उनसे कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं काटा जा रहा और फिर वो पूरे मुल्क में हमारा फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। अब उनसे टैक्स नहीं काटा जा रहा। टैक्स एम्बिट में आएंगे अगर उनकी मतलब 6 लाख से ज़्यादा आमदन है सालाना तो फिर टैक्स काटा जाएगा, वरना नहीं। इसी तरीके से हमने गाड़ियों के फैसले किए कि जिन पे टैक्स ज़्यादा लिया गया था, सुजुकी गाड़ियों का हमने एक फ़ैसला दिया कि गाड़ी जब बुकिंग हुई उस वक्त 17% सेल्स टैक्स था, मगर डिलीवरी हुई 12% था। तो वो फिर हमने 5% जो टैक्स ज़्यादा लिया गया था वो वापस करवाया, मिलियंस में हमने वापस करवाया। तो इस तरीके से हमारा बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स पेयर को रिलीफ पहुंचाना और हमारा जो स्लोगन है फेडरल टैक्स महोत्सव का वो है टैक्स पेयर को इज्जत दो। कि टैक्स पेयर देखें, टैक्स पेयर के पैसे से मुल्क चलता है, निज़ाम नस्क चलता है, फलाह बहबूद के मंसूबे चलते हैं। अब एक टैक्स पेयर जो अपना टैक्स ईमानदारी से दे रहा है तो उसको इज्जत देनी चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चूँकि अगर आप देखें ग्राफ देखें परफॉर्मेंस का कि 2000 से लेके 2021 तक ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार केसेस होते थे। जब मैंने चार्ज लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022, 23 और अब 24 में केसेस की तादाद जो बढ़ के
नहीं माशाल्लाह बढ़ गई है ना, कि लोगों को इस इदारे पे इत्मीनान बहाल हुआ है, उन्हें पता चला है कि पाकिस्तान का एक लीगल फॉरम मौजूद है जहाँ हमारी बात भी की सुनी जाएगी, हमारे मसले का हल भी पैदा किया जाएगा, उन्हें इज्जत भी मिलेगी। और किसी तरीके से भी कोई भी आदमी एक टैक्स पेयर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए या एक सिंपल दरख्वास्त लेके हमारे पास आ सकता है, हमारे रीजनल ऑफिस में आ सकता है, जो ही उसकी दरख्वास्त आएगी उस पर काम शुरू। ये नंबर या वेबसाइट जो है ये क्या है? वेबसाइट तो अवेलेबल है fto.gov.fto करके आप उस पर आ जाएं तो आपको फॉर्म आ जाएगा, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करें और फिर हेल्पलाइन भी मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो ही कोई भी बंदा रब्ता करता है, हमारा स्टाफ उनसे कांटेक्ट करके उनसे मालूमात लेके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, कंप्लेंट का नंबर भी जनरेट हो जाता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स पेयर को रिलीफ देना है, कि टैक्स पेयर को आसानी हो और उसके मसले का हल हो। हमने और इसके अलावा हम रिसर्च स्टडीज़ भी करते हैं और रिसर्च स्टडीज़ करके मुख्तलिफ मौज़ूआत जो टैक्स रिलेटेड मौज़ूआत हैं, हमने बहुत सारी पब्लिकेशन भी हैं, फिर हमारा न्यूज़लेटर है, FTO TV हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ज़रिए इंस्टाग्राम के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए हम अवामुन्नास में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप फलाही कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सितारे इम्तियाज़ भी आपको मिला है और आपकी खदमात के इतराफ़ में जब आप ड्यूरिंग सर्विस थे कस्टम में, तो मुझे याद है कि कस्टम केयर हेल्थ केयर जो है वो क्लिनिक आप चलाते थे जिसमें आम लोगों का बेहतरीन और मुफ्त इलाज जो है वो किया जाता था। इसी तरीके से जो सैलाब मुतासरा इलाकों में है वहाँ पे भी आपने लोगों को घर बनाकर जो दिए, वो ये जो जज्बा है इस हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेसिकली बुनियादी तौर पर मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैंने MBBS करने के बाद फिर CSS किया, पाकिस्तान कस्टम सर्विस में आ गया, मगर आज तक उस वक्त से लेके आज तक मेरा राब्ता पेशेंट से कटा नहीं है। आज भी मैं मरीज़ देखता हूँ, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं और मोबाइल मेडिकल कैंप में ख़ुद मरीज़ों को देखता हूँ। और फिर हमारा इदारा जो है कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी एक इंटरनेशनल NGO है, हम पूरे मुल्क में हमारे क्लिनिक्स हैं और जब भी मुल्क में 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से लेके आज तक कोई भी डिज़ास्टर हुआ है तो हमारी टीम आगे होती है। मैं ख़ुद अपनी टीम को लीड करता हूँ। सन 2022-23 में जब सैलाब आए तो हम पहुँचे सैलाबज़दा इलाकों में, घर भी बना कर दिए पूरे मुल्क में हमने 1500 के करीब घर बना के दिए। और फिर थर जो आपको पता है एक वसी सहरा है, वहाँ हमारे माशाल्लाह हमने कुएं बनवाने शुरू किए। गुज़श्ता 10 साल से हम थर के इलाके में काम कर रहे हैं। हमने 2000 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं, थर में कुएं बनाए हैं। और फिर हम बिला रंग व नस्ल, बिला तखसीस रंग व नस्ल व मज़हब काम करते हैं। हमने हिंदुओं के लिए भी तकरीबन 700-800 कुएं बनवाए हैं और कुएं भी फिर बलूचिस्तान के इलाकों में हैंड पम्प्स हम लगाते हैं। और इस तरीके से माशाल्लाह हमारे क्लिनिक्स हैं, कुछ 45 के करीब हमारे पूरे मुल्क में क्लिनिक हैं। और फिर ईद प्रोग्राम, ईद पे और मुख्तलिफ जो त्यौहार होते हैं उन पे भी हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। कोरोना में हमने माशाल्लाह बड़ा काम किया। कोरोना के दौरान जब हॉस्पिटल सारे बंद थे, आउटडोर भी बंद थे, तो हमारे हॉस्पिटल्स जो थे, हमारी डिस्पेंसरियाँ वो खुली हुई थी। इधर इस्लामाबाद में और लाहौर में जो हमारे मेन हॉस्पिटल है वहाँ मरीज़ों का इलाज होता था। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के काम मुझे 2016 में 17 इम्तियाज़। रोहिंग्या के जो मुसलमान थे उनके लिए भी आपने जी हमारा बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी आपने याद कराया, हम काम कर रहे हैं। 2016 से हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हमने जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं जो टर्की में आए लाखों मिलियंस की तादाद में, उनके लिए हमने बड़ा काम किया। और आज के गज़ा के मुसलमानों के लिए हमने शुरू में के 2 महीनों में तकरीबन $35,000 भेजे थे। अभी भी इंशाल्लाह जब हमें मौका मिला तो हमारी टीम जाने का इरादा है कि गज़ा के मुसलमानों की जब रिहेबिलिटेशन का काम होगा तो हम उसमें हिस्सा लेंगे।
रोहिंग्या मुसलमानों के लिए हमारा सिलसिला, पानी का सिलसिला, उधर खुराक का सिलसिला, कुर्बानी के दिनों में हम जानवर लेके उनको कुर्बानी के लिए देते हैं, और ईद के लिए कपड़े वगैरह और जो भी कुछ ये बन बड़ा पड़ा जज्बा है, हम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के लोगों में भी बड़ा जज्बा है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है लोग खुद ब खुद आगे आ जाते हैं, खुद ब खुद आके हमें वो डोनेशन देते हैं, और बल्कि पूछना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ डिज़ास्टर हुआ है, आप गए नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मायूसी नहीं होती, हम पहले ही उधर पहुँचे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारे मुल्क में काम है, हमारे चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारी टीमें जाती रहती हैं। हमारे मोबाइल हॉस्पिटल हैं, जो हमारे डेली दस्तरखान है, माशाल्लाह डेली दस्तरखान आज भी हमारा बरी माम में कल लगाया था जी, वो भी सिलसिला है। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के दस्तरखान किस किस शहर में लगता है? दस्तरखान हमारे लाहौर में 2 जगह दस्तरखान लगता है, और इस्लामाबाद में भी 2 जगह लगता है, डेली बेसिस पे। हाँ जी। और फिर मोबाइल मेडिकल कैंप हमारे जो मोबाइल मेडिकल कैंप भी चल रहे हैं, क्लिनिक्स हमारे चल रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं, और गरीब तलबा की इमदाद वगैरह और शादियों के सिलसिले में जो भी ज़रूरतमंद होता है जितना हो सके हम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जज्बा है आप में इंसानियत की खिदमत का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।